हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। प्यारे बच्चों, सभी लोग भाई फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है ठीक 12 बजे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री का क्लास करते हैं, स्टडी, है ना। और हिस्ट्री में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हर्यक डायनेस्टी। साथियों, आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हमारी काफ़ी दिन पहले से हुई है, लेकिन अभी आप देखेंगे जो पहली डायनेस्टी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की, तो वो पहली डायनेस्टी आपका होता है हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में थोड़ा बहुत जाना था कि हर्यक वंश की शुरुआत कैसे होती है और इसकी स्थापना कैसे होती है, कौन करता है और इसके साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर आगे उसके पढ़ने वाले हैं कि बिंबिसार के जीवन में और कौन कौन सी घटनाएं जो घटी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं आप सभी लोगों से। जैसा कि आप जानते हैं कि हर्यक डायनेस्टी कल की क्लास में आपको बताया था, और इसमें मैं शुरुआत आज यहाँ से करने वाला हूँ कि जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार है ना, बिंबिसार जो हैं इनका धर्म क्या था। अगर मैं यहाँ पे धर्म की बात करूं तो साथियों कहा जाता है कि ये जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को सम्मान दिया करते थे, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके धर्म के बारे में आता है कि यह बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव था। ठीक है, बौद्ध धर्म की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था। और इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने महात्मा बुद्ध को, ध्यान रखना, इन्होंने महात्मा बुद्ध को एक बगीचा उपहार में दिया था। ठीक है ना, इन्होंने महात्मा बुद्ध को बेलू वन, ध्यान रखना, बेलू वन, ठीक है ना, बेलू वन बागीचा जो कि गार्डन जिसको हम कह सकते हैं, बागीचा उपहार में दिया था। उपहार में दिया कौन सा बागीचा? बेलूवन बागीचा इन्होंने उपहार में दिया था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म मानते थे। अच्छा, और एक बात ध्यान रखेंगे, जैन ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। जैन ग्रंथों में इनको क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। श्रोणिक का मतलब होता है अ गुड लिसनर। श्रोणिक कहा गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है कि इन्होंने महात्मा बुद्ध को एक बागीचा भी दिया है जिसका नाम क्या है? बेलूवन। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बताया था कि इसने कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के साथ मित्रवत व्यवहार बनाया और साथ ही साथ कुछ शक्तिशाली राजाओं के यहाँ मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, और उसी वैवाहिक संबंध के आधार पर इनकी 3 शादियां हुई थी, 3 महत्वपूर्ण पत्नियां थी इनकी, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ठीक है, आज हम आपको और कुछ बात करने वाले हैं। जैसे क्या पहला पॉइंट आता है कि बिंबिसार के राजवैद्य, ध्यान रखना, राजवैद्य का मतलब कोर्ट फिजिशियन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, कोर्ट फिजिशियन या राजवैद्य, जिनका नाम क्या था? जीवक था। इसका राजवैद्य कौन था? जीवक। अब साथियों एक बात जान लीजिए कि जीवक जो है इसकी माँ कौन है? आप जान लीजिए, इसकी माँ है आम्रपाली। इसकी माँ कौन है? आम्रपाली। ध्यान रखना, इसकी माता कौन है साथियों? आम्रपाली है। अब ये आम्रपाली के बारे में बात आता है कि आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली जो है एक वेश्या थी। ये क्या थी? वैशाली की नगर वधू। ध्यान रखना, वैशाली की नगर वधू। ठीक है, वैशाली की नगर वधू। साथियों एक बात का ध्यान रखना जैसे आज आप लोग पढ़ते होंगे ना कि मिस इंडिया कॉन्टेक्स्ट होता है, मिस वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है, मिस यूनिवर्स कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ठीक ऐसे ही हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में इसकी जानकारी हमको मिलती है कि उस टाइम पर महिलाओं के बीच में एक कंपटीशन होता था। जो महिलाएं सुंदर और साथ ही साथ विद्वान होती थीं उनको जो है नगर वधू बनाया जाता था। ठीक है, और साल 2 साल 3 साल 4 साल तक जो है उन्हें सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती थी। ठीक है, जैसा कि आज आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि जो मिस यूनिवर्स होती हैं या मिस वर्ल्ड होती हैं, इन सबको अमेरिका में या तमाम देशों में तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, है ना, 1 साल तक, है ना, ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उनको घर दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं।
और इनको तमाम जो कंपनियां होती हैं वो आगे चल कर के इनको क्या करती हैं, तमाम प्रकार के ऐड ऑफर करती हैं। फिल्मी जगत में आप देखते होंगे, तमाम फिल्मी जगत की दुनिया में इनको फिल्में ऑफर होने लगती हैं, है ना, ऐसा देखा होगा। तो ठीक ऐसे ही दुनिया में पहली बार जो मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट हुआ है वो हुआ है कहाँ पे, वैशाली में। और उस वैशाली के मिस वैशाली बनने का जो गौरव मिला है वो किसको मिला है, आम्रपाली को मिला है। तो आम्रपाली को मिस वैशाली कहें या मिस इंडिया कह सकते हैं, इनको इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये आम्रपाली हैं जो इसकी माता हैं। और इतिहास से प्राप्त जानकारियां ये भी हैं कि कहा जाता है कि आम्रपाली और बिंबिसार के कुछ नाजायज संबंध थे, ठीक है ना। और आम्रपाली और बिंबिसार से ही जो बच्चा पैदा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि कौन था, जीवक था, ठीक है। तो जीवक कह सकते हैं इनडायरेक्ट जो है कि वो बिंबिसार का एक नाजायज बेटा था, ठीक है। अच्छा, ये इसकी माँ कौन है, आम्रपाली है। और साथ ही साथ बच्चों एक बात का ध्यान रखना, और ये कहाँ का छात्र है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है आपसे परीक्षा में, तो आप कह सकते हैं कि तक्षशिला का छात्र, तक्षशिला का छात्र था, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखना यहीं पर एक पॉइंट और निकल के सामने आपके आ जाता है कि जब बिंबिसार का शासन चल रहा था तो उन दिनों दक्षिण भारत में, अगर आप कहें उज्जैन में अगर आप देखें तो उज्जैन के एक राजा थे चंडप्रद्योत। आप सब लोग जानते होंगे उनके बारे में, मैंने आपको बताया था। चंडप्रद्योत कहाँ के राजा थे, उज्जैन के, उज्जैन के राजा, आपको बताया था उज्जैन के राजा, ठीक है। और अब ये क्या हुआ, चंडप्रद्योत ये क्या हुए थे, पीलिया रोग से ग्रसित थे। क्या थे, पीलिया रोग से ग्रसित थे, ध्यान रखना, पीलिया रोग जिसको बोलते हैं ज्वाइंडिस, ठीक है, पीलिया रोग से ग्रसित थे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ज्वाइंडिस, ठीक है ना, पीलिया रोग से ग्रसित, पीलिया रोग से ग्रसित थे। इनका इलाज करने के लिए, इनका इलाज करने के लिए इनका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को इनके दरबार में भेजा, इनके दरबार में भेजा, ठीक है, जीवक को इनके दरबार में भेजा, ठीक है, दरबार में भेजा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चंडप्रद्योत आपको बताया था कि ये उज्जैन का शासक था और ये बहुत ही शक्तिशाली या खूंखार टाइप का शासक भी था, और संभवतः इसलिए इसे जो है चंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बिंबिसार के राजवैद्य जीवक इसके इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं कि वो कौन सा वैद्य था जो उज्जैन के दरबार में गया था, तो क्वेश्चन वही है, जीवक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चले अब आगे आप देखेंगे कि बिंबिसार ने क्या क्या काम किया। पहली बात तो हमने इसके धर्म के बारे में बताया कि ये बौद्ध धर्म मानता था। महात्मा बुद्ध से इसने मुलाकात की, महात्मा बुद्ध को इसने बेलूवन गार्डन गिफ्ट किया था। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि इसने वैवाहिक संबंध से अपने राज्य का विस्तार किया था। चौथी बात मैंने आपको बताई कि इसने अंग राज्य को जीत करके मगध में मिलाया था। इसके बाद जीवक राजवैद्य इसके दरबार में हुआ करता था और चंडप्रद्योत के इलाज के लिए इसने जीवक को उसके दरबार में भेजा। अब बात ये आती है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी क्या आती है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। बिंबिसार के 3 बच्चों के नाम का उल्लेख इतिहास में मिलता है। ध्यान रखना, बिंबिसार की एक पत्नी है जिनका नाम है, आप सब लोग जानते हैं, चेलन्ना। तो चेलन्ना के 2 पुत्र हुए थे, 2 पुत्र थे। एक का नाम था हल्ल और एक का नाम था बेहल्ल। एक का नाम था हल्ल और एक का नाम था बेहल्ल, ठीक है। और कौशल देवी के एक बेटे का उल्लेख मिलता है जो कि पहली पत्नी थी और उसका नाम क्या है, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे संसद भवन में एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम सभी लोग कहते हैं सिंगोल, है ना। आपने देखा होगा, उसके बारे में तमाम जगहों पर वीडियो भी बने हुए हैं, गूगल पे भी आप लोगों ने सर्च किया होगा कि आखिर ये सिंगोल है क्या। दरअसल
ये क्या होता था, ये पावर ट्रांसफर करने का एक तरीका होता था। तो संगोल जिसको दिया जाता था, इसका मतलब ये होता था कि अब जो पावर मेरे पास थी वो पावर इनके पास रहेगी। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने जब पद की शपथ लेता है तो बैठ करके रजिस्टर पे सिग्नेचर करता है नहीं करता है, वो क्या है, एक रिकॉर्ड होता है। राजा महाराजाओं के टाइम पर आपने एक मूवी देखी होगी, अभी हाल फिलहाल में आई थी, बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, बाहुबली 2 आपने देखी होगी। उसमें आप देखें जब उनका पूरा परिवार शिवगामी का पूरा परिवार जो है वो मिलने के लिए आता है, बाहुबली और उनकी पत्नी से मिलने आता है गोद भराई के टाइम पे, तो आपने देखा होगा कि भल्लाल देव ने क्या कहा। भल्लाल देव ने कहा कि मैं अब आपको सेवाओं से मुक्त कर रहा हूं, अब आप अपने पत्नी का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, बाहुबली ने क्या निकाला, अपना एक खंजर निकाला और खंजर निकाल करके किसको दिया, सिंधुपति को दिया। इसका मतलब क्या है, वो खंजर क्या है, वो खंजर जो है आइडेंटिटी है कि ये जिसके पास रहेगा वो क्या माना जाएगा, कमांडर ऑफ आर्मी माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखते होंगे कि हमारे सेनाओं में तमाम प्रकार के रैंक होते हैं, तमाम प्रकार के वो बिल्ले लगे होते हैं, तमाम प्रकार की जो है स्टार लगे होते हैं उसमें, है ना, देखा होगा आप सब लोग। ये क्या है, ये आइडेंटिटी है कि वो किस पद पर है। तो साथियों एक बात का ध्यान रखना, बिंबिसार के गले में एक माला थी, ठीक है ना, बिंबिसार के गले में एक माला थी। जैसे मैंने आपको खंजर का एग्जाम्पल दिया, संगोल का एग्जाम्पल दिया, तो ये जो माला थी बच्चों, ये इनकी खानदानी माला थी। अब वो खानदानी माला का मतलब क्या था कि वो माला जिसके गले में होगी उसी को ही राजा माना जाएगा। ठीक है, या फिर उत्तराधिकारी माना जाएगा। इतिहास से प्राप्त जानकारियां ये बताती हैं कि चेलन्ना के इन दो बच्चों में से किसी एक को बिंबिसार ने अपना वो माला दे दिया था। अब बात समझना, जबकि बड़ा बेटा कौन है, अजातशत्रु, और ये जिद्दी भी बहुत है, शक्तिशाली भी बहुत है, ताकतवर भी बहुत है। क्लियर है, लेकिन जो राजकीय माला है वो दिया किसको गया है, हल और बेहल में से किसी एक को दिया गया है। ये खबर किसको मिलती है, अजातशत्रु के गुरु को। अजातशत्रु का टीचर कौन है, अजातशत्रु का टीचर महात्मा बुद्ध का भाई है जिसका नाम है देवदत्त। अब देवदत्त ने इनको पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि मैंने सुना है कि तुम उत्तराधिकारी नहीं हो, उत्तराधिकारी हल है, क्योंकि उसको राजा साहब ने अपना राजकीय माला पहना दिया है। तो इस बात से यह जाहिर हो जाता है कि बिंबिसार के बाद राजा हल बनेगा, तुम नहीं बनोगे। क्लियर है, तो ऐसे में क्या हुआ कि अजातशत्रु इस बात से हो गया नाराज कि अब बताओ अब कह रहे थे क्या करें। तो देवदत्त ने कहा कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसे में क्या करिए, आप अपने पिता की हत्या करके वो माला प्राप्त करिए और खुद गद्दी पर बैठ जाइए। इतनी बात क्लियर है। यहीं पर देवदत्त का थोड़ा सा दिमाग और आगे बढ़ता है। देवदत्त ने दो बातें कही थी। एक बात तो ये कही कि अपने पिता को मार दो और गद्दी पर बैठ जाओ, और दूसरी बात ये कही थी कि एक काम करो, महात्मा बुद्ध को भी मार दो, रास्ते कांटा ही हट जाएगा पूरी तरह से। तो बोले इसमें बुद्ध की क्या इंटरफेयर है, तो बोले बुद्ध इंटरफेयर ये है कि वो तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिससे लोगों का मन दुखी हो सकता है या लोग भ्रमित हो सकते हैं। हालांकि देवदत्त इसके पीछे एक षड्यंत्र रच रहा था, और वो षड्यंत्र क्या था, देवदत्त ये चाहता था कि अजातशत्रु दिमाग उतना नहीं लगा पाता है क्योंकि ये शरीर से बड़ा ताकतवर है। ठीक है, तो वो दिमाग ये लगा रहा था कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दे और बुद्ध की हत्या कर दे, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि बुद्ध की जगह मैं मठ का मठाधीश बन जाऊंगा, और अपने पिता की हत्या करने के बाद ये जो है मगध का राजा बन जाएगा। अब जब ये मगध का राजा बन जाएगा और मैं बौद्ध धर्म का सर्वे सर्वा हेड बन जाऊंगा, तो मैं इसके थ्रू पूरे राज्य की सारी किताबों को जलवा के नई किताबें लिखवाऊंगा कि इस धर्म को मैंने शुरू किया है, इस धर्म के कर्ता धर्ता हम हैं। आप समझ रहे ना, और ऐसा इतिहास में हुआ भी है। आप सब लोगों ने कभी अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपने एक चीज देखा भी होगा कि कई राजा ऐसे आते हैं जो अपने जिद्दीपन के तरीकों को लेखकों से लिखवाते हैं और जैसा वो चाहते हैं वो वैसा लिखवाते हैं। तो ठीक कहानी यहां पे भी वही बनती आ रही है। तो हुआ क्या, अजातशत्रु ने क्या किया, यहां पे आप देखेंगे अजातशत्रु ने अपने पिता
अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। अजात शत्रु ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, को जेल में बंद कर दिया, ठीक है। स्वयं गद्दी पर बैठा। अब आप एक चीज ध्यान रखें, मैंने तो अभी आपको क्या पढ़ाया कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन यहां तो हत्या नहीं हो रही है ना। यहां पे क्या हो रहा है कि ये अपने पिता को क्या कर रहा है, जेल में बंद कर रहा है। ये अपने पिता को क्या कर रहा है, जेल में बंद कर रहा है। साथियों एक बात का ध्यान रखना कि इसने अपने पिता को मारा नहीं था। इतिहास से दो जानकारियां मिलती हैं, ऐसा नहीं। देखिए हम कभी भी एक तरफा इतिहास में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम इतिहास से ये सीखते हैं, इतिहास हमें ये सिखाता है कि कभी भी आप किसी चीज़ को लेके बायस्ड मत होइए, क्योंकि जब आप बायस्ड हो जाएंगे, किसी एक को एक तरफा बताने लगेंगे, तब फिर वो इतिहास नहीं हो जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस राजा की महिमा मंडन हो जाएगा, या उस राजा की जीवनी हो जाएगी, या ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। इतिहास का मतलब ये होता है जो सच्चाई और झूठ की परिपाटी पर तोल करके बराबर बराबर रखा जाए, ठीक है। अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद वो महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गया। हो सकता है उन्हें मारने के इरादे से गया हो या कोई इरादा रहा हो, महात्मा बुद्ध से वो मिलने के लिए गया। जब वो महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गया तो महात्मा बुद्ध की बातों से वो बहुत ही इंस्पायर होता है, बहुत इंस्पायर होता है। इतना इंस्पायर होता है कि उसको इस बात की तकलीफ हो जाती है कि जिस पिता ने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, मैंने उसकी हत्या करने का प्लान क्यों बनाया, आखिर मैंने उसकी हत्या के बारे में क्यों सोचा। अजातशत्रु को बड़ी ग्लानि हुई महात्मा बुद्ध की बातों को सुन करके, और अजातशत्रु वहां से लौट करके जेल की तरफ भागा कि अपने पिता को मैं आजाद कर दूं, अपने पिता को जेल से बाहर निकाल दूं। अब यहाँ पे तमाम इतिहासकार, जिसमें आप सब लोग हरिश्चंद्र वर्मा की एक किताब पढ़ते होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, एससी वर्मा, उनकी किताब जब आप पढ़ते हो उसमें ये कहा गया है, लिखा है उन्होंने कि जब अजातशत्रु बुद्ध से मिल करके लौटे और जेल की तरफ पहुंचे कि अपने पिता को मैं जेल से बाहर निकालूं, तो जेल के अंदर बंद बिंबिसार को यह सूचना पहले ही मिल जाती है कि अजातशत्रु बहुत गुस्से में जेल की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह सूचना देने वाला आदमी गलत था, जबकि वो खुशी मन से जेल की तरफ आ रहा था। अब बिंबिसार को जब ये बताया गया कि अजातशत्रु बहुत गुस्से में जेल की तरफ आ रहा है, तो बिंबिसार को यह लग गया कि अब ये मुझे बहुत दर्दनाक तरीके से मारेगा। तो कहा जाता है कि बिंबिसार ने उसी जेल में ही आत्महत्या कर ली, और जब अजातशत्रु वहां पर पहुंचता है तो वो अपने पिता को मृत पाता है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, भले ही अजातशत्रु के मन में दया भाव आ गया था, भले ही अजातशत्रु अपने पिता को जेल से बाहर निकालना चाहता था, भले ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, लेकिन अब तो कहानी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि इसके पिता मर चुके थे। तो स्वयं गद्दी पर बैठा, और यहां पर आप ध्यान रखेंगे बिंबिसार की जेल में मृत्यु हुई। जेल में इसकी क्या हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, पितृहंता पैट्रिसाइड कहा जाता है, यानी पिता को मारने वाला। कुल मिलाकर के इस पे दाग तो लग गया ना, इस पे दाग तो लग गया ना कि इसने पिता को मारा है। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ, बिंबिसार की जेल में क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब जब जेल में मृत्यु हुई तो मगध की गद्दी पर कौन बैठा, अजातशत्रु। अब यहां पे एक नया नाम निकल के आ जाएगा आपके सबके लिए, अजातशत्रु। अजातशत्रु का पूरा इतिहास आप जानते हैं कि इसे बचपन में किस नाम से जाना गया है, कुणिक। बचपन में कुणिक नाम था इसका, कुणिक नाम था। और साथ ही साथ इसको पितृहंता भी कहा गया है, पितृहंता या पिता को मारने वाला।
लेकिन इसको कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इसका धर्म क्या है साथियों, तो यह भी अपने पिता के तरीके से यह बौद्ध धर्म को मानता था। साथ ही साथ ये जैन धर्म का भी सम्मान करता था, ऐसा नहीं है, जैन धर्म का भी सम्मान था। अजातशत्रु ये गद्दी पर बैठता है। अब जानते हैं कहानी कितनी बदल चुकी है। कहानी कितनी बदल चुकी है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं, मैं बताने जा रहा हूं, उसको सुनिए ध्यान से। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की है? बिंबिसार की। अब बिंबिसार इनकी जो पत्नी है वो कौन है? जिनका नाम है कौशल देवी। कौशल देवी। और कौशल देवी के जो भाई हैं वो कौन है? प्रसेनजीत। सीन समझ में आ रहा है? ठीक है, सीन समझ में आ रहा है? ठीक। हुआ क्या कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, या हत्या नहीं की, जेल में डाला, जेल में इनकी हत्या हुई या मृत्यु हुई या जो भी हुआ, कुल मिला के हत्या का कारण कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु की वजह से बिंबिसार की मौत हुई। क्लियर है? इसके कुछ ही दिनों के बाद उस याद में किसकी मृत्यु हो गई? इनकी पत्नी कौशल देवी की मौत हो गई। अब ये दोनों कौन हैं? बहन और बहनोई हैं किसके? प्रसेनजीत के। बहन और बहनोई किसके हैं? प्रसेनजीत के। और प्रसेनजीत का भांजा कौन है? अजातशत्रु। ये इनका सगा भांजा है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन प्रसेनजीत को इस बात से बहुत नाराजगी थी कि अजातशत्रु जो मेरा सगा भांजा है उसने मेरे बहनोई की हत्या की है, मतलब मेरे जीजा जी की हत्या की है, इसका मैं बदला लूंगा जरूर। हुआ क्या, कहानी में क्या हुआ कि ये सब घटना होने के बाद आप देखेंगे प्रसेनजीत ने क्या किया। प्रसेनजीत ने बिंबिसार की मृत्यु, बिंबिसार की हत्या, ऐसे ध्यान रखना, हत्या करते हैं। हत्या के बाद प्रसेनजीत ने बिंबिसार की हत्या के बाद दहेज में दिया काशी राज्य वापस ले लिया। देख रहे हैं आप लोग? मतलब जो काशी राज्य दहेज में दिया गया था, उस काशी राज्य को क्या किया? दहेज को वापस ले लिया। अब आप देखें यहां पर एक कहानी और निकल के सामने आ जाती है कि अजातशत्रु का जो प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना, इसका जो प्रधानमंत्री है वो कमाल का आदमी है, उसका नाम है वस्सकार। ये प्रधानमंत्री है किसका? अजातशत्रु का। ये वस्सकार है। अब ये वस्सकार जो है ये प्लान बनाता है कि कैसे हमें इस राज्य को वापस पाना है। हुआ क्या कि एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ श्रावस्ती का युद्ध हुआ। अब श्रावस्ती का युद्ध हुआ तो ये एक युद्ध नहीं हुआ साथियों, बल्कि दो युद्ध हुआ। श्रावस्ती का युद्ध। अब श्रावस्ती का युद्ध जो हुआ, इसमें क्या हुआ कि प्रसेनजीत हार गए। ठीक है, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हराया। देख रहे हैं आप लोग? अब अजातशत्रु ने क्या किया? प्रसेनजीत को हराया। ये क्यों युद्ध हुआ था? ये युद्ध क्यों हुआ था? याद करें, जब काशी स्टेट को वापस ले लिया गया तो वस्सकार ने किसको भड़काया? अजातशत्रु को ये कह के भड़काया कि आप दूसरे के राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं और आपका राज्य आपसे ही छिन गया, क्या कर रहे हैं आप? तो ऐसे में क्या किया? अजातशत्रु ने श्रावस्ती पर धावा बोल दिया। यहां पर प्रसेनजीत हार गए। अब जब प्रसेनजीत यहां पे हार जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ? प्रसेनजीत भागने में सफल हो गए। दूसरी बार फिर युद्ध हुआ। दूसरी बार युद्ध में अजातशत्रु बंदी बन गए। अजातशत्रु को बंदी बना लिया। ध्यान रखना, क्योंकि प्रसेनजीत को यह बात मालूम थी कि मेरा भांजा गुस्सैल दिमाग का है, वो दोबारा अटैक फिर करेगा,
लेकिन इस बार हमें स्ट्रेट वॉर नहीं करना है, सामने से नहीं लड़ना है, एक मजबूत प्लान बना के लड़ना है। और अजातशत्रु उस प्लान में फंस जाता है और वो पकड़ा जाता है, बंदी बन जाता है। इतने बड़े राज्य के राजा को बंदी बना के रखना आसान बात नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये इसको मार भी नहीं पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि कुछ ना हो तो भाई उनका भांजा ही तो है, अपना ही ब्लड है, कैसे मारेंगे। होते करते करीब करीब 5-6 दिन बीत गए। फिर अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच एक समझौता हुआ, और वो समझौता क्या था? फिर से विवाह किया जाए। क्या विवाह किया जाए? ध्यान से देखेंगे। प्रसेनजीत की पुत्री वजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है, प्रसेनजीत की पुत्री वजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और पुनः काशी दहेज में दिया। देखो बच्चों, इसको कहते हैं होशियारी। इसको कहते हैं होशियारी। क्या होशियारी है? मतलब एक ही दहेज से इसने 2 शादियां निपटा ली। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही दहेज में इन्होंने 2-2 शादियां निपटा ली। एक तो अपनी बहन की शादी जब की तो काशी स्टेट दहेज में दे दिया, और दूसरा अपनी लड़की की शादी की तो भी क्या किया इन्होंने? काशी राज्य दहेज में दे दिया। तो एक ही दहेज में 2-2 शादियां निपटा ली। इसको कहते हैं दिमाग। तो खैर फिलहाल आप दिमाग इसमें नहीं, इसमें क्या कह सकते हैं, इसकी जरूरत थी। अब यहां पे क्या हुआ? काशी स्टेट फिर से दहेज में मिल गया, तो यहां पे ये झगड़ा हो गया समाप्त। अब दरअसल अजातशत्रु के लिए एक स्टेट को जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, और वो था वज्रसंघ और वैशाली। साथियों, वैशाली की नगर बधू कौन है? आम्रपाली, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके चर्चे इतने ज्यादा थे कि लोग उसकी एक झलक पाने के लिए, लोग उसका डांस देखने के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार अजातशत्रु ने वैशाली के लोगों से कहा था कि आम्रपाली को पाटलिपुत्र भेज दिया जाए, यानी राजगृह भेज दिया जाए। तो वैशाली के लोगों ने कहा कि ये नगर बधू है, ये वहां नहीं जाएगी, जिसको आना है उसके नृत्य को देखने उसे वैशाली आना पड़ेगा। तो उसके सपोर्ट में एक स्टेट खड़ा था जिसको बोलते हैं वज्जी रिपब्लिक स्टेट, यानी वज्र संघ। अब वज्जी संघ पर कैसे कब्जा किया जाए, ये बड़ा मुद्दा था। आपको शायद एक बात का पता नहीं होगा, महात्मा बुद्ध ने वो तरीका बताया था कि कैसे हम वज्र संघ पर कब्जा करें। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध ने जब ये बात बताई तो कई बार हम जब पढ़ते हैं इन चीजों को तो हमें ऐसा लगता है कि आखिर महात्मा बुद्ध की क्या दुश्मनी थी वज्जी के लोगों से, जो उन्होंने उनको कटवा दिया। ध्यान रखना, यहां पे मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं। महात्मा बुद्ध, ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध की सलाह पर वज्र संघ में फूट डाली गई और उस पर विजय प्राप्त किया, और युद्ध में विजय मिली। देख रहे हैं, एक छोटा सा स्टेट है वज्र संघ। ध्यान रखना, एक छोटा सा स्टेट है वज्र संघ जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन जो होती है वो सब कुछ तोड़ के रख देती है। और यहां पर हेल्प कौन कर रहा है? महात्मा बुद्ध हेल्प कर रहे हैं। किसकी? अजातशत्रु की। अजातशत्रु को ही महात्मा बुद्ध ने बताया था कि वज्जी संघ पर अगर तुम्हें कब्जा करना है तो कैसे करना है, एक काम करो, वहां पे फूट डाल दो
कि तुमको नहीं इनको मैं पसंद करता हूं, मैं इनको राजा बनाना चाहूंगा, ये वो दुनिया भर की चीजें थी। तो यहां पर फूट डाली गई और विजय प्राप्त किया गया। अजात शत्रु के बारे में बात आती है, 2 हथियार का प्रयोग किया। 2 हथियार का प्रयोग, यहां पर ये 2 तरह के हथियार का प्रयोग करता है। एक है रथ मूसल, आप देखे होंगे रथ मूसल जो है ये एक ऐसा तलवार वाला रथ था जिसमें आगे तलवार बंधी हुई थी। आपने देखा होगा बाहुबली में भल्लाल देव लेके चलता है ना, आगे तलवार चलती है ऐसे ऐसे करके, तो वही है रथ मूसल। और दूसरा है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, अब महाशिला कंटक क्या है साथियों, ये महाशिला कंटक जो है ये पत्थर फेंकने वाली मशीन है। क्या है? पत्थर फेंकने वाली मशीन है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब बच्चों अजात शत्रु कहने के लिए इसका नाम है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन इसने आसपास के इलाकों पर इतना कब्जा कर रखा था कि इसके दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए थे। तो इसने क्या किया, राजगृह की सुरक्षा के लिए पाटलीग्राम, ध्यान रखना, पाटलीग्राम किले का निर्माण किया। पाटलीग्राम किले का निर्माण किया और यही पाटलीग्राम आगे चलकर क्या नाम कहलाया? पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाते हैं कि इसने 32 वर्ष शासन किए। इसने 32 वर्ष शासन किए। 32 वर्ष शासन किए। बच्चों प्राचीन भारतीय इतिहास में टाइम का, ईयर का कोई मतलब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना, कब से कब तक ये कोई मतलब नहीं रखता है। 32 वर्ष शासन किया, ये इतिहास में जानकारी मिलती है पुराण से। ठीक है, जानकारी मिलती है इसने 32 वर्ष शासन किया। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि अजात शत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। अजात शत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने किया था। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं कि बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर के 8 हिस्से किए गए थे। 8 हिस्से का मतलब यह था, किसी ने नाखून लिया, किसी ने बाल ले लिया, किसी ने दांत ले लिया, इस तरीके से 8 हिस्से किए गए थे। उसमें से एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा लेकर के अजातशत्रु ने क्या बनवाए थे? स्तूप बनवाए थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अजातशत्रु ने स्तूप बनवाए थे, इस बात का ध्यान रखें, बुद्ध की मृत्यु के बाद। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और पहली बौद्ध संगीति भी बुलाई गई। पहली बौद्ध संगीति मैं ये आपको लिखा चुका हूं, पहली बौद्ध संगीति भी बुलाई। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये सब आपको मैंने पढ़ाया है इसके पहले क्लासेस में बौद्ध धर्म में। सप्तपर्णी गुफा में ये पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, ठीक उसी साल जिस साल महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? महापरिनिर्वाण हुआ था या उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और अजातशत्रु ने क्या किया था? इसने क्या किया था? बुद्ध के अवशेष, ठीक है, बुद्ध के अवशेष पर स्तूप बनवाया। क्या बनवाया? स्तूप बनवाया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट आता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, उदयन या उदयभद्र। उदयन या उदयभद्र, इसके बारे में जब बात आती है तो क्या बात आती है? इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और मगध की गद्दी पर बैठा। बच्चों ये एक लौता ऐसा वंश आप देखने को पाएंगे जहां पर अपने ही परिवार के लोगों की हत्या लोग कर करके गद्दी पर बैठ रहे हैं।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो बिल्कुल श्योर था, क्योंकि अजातशत्रु के मामले में कंप्लीटली इतिहासकार भी श्योर नहीं है कि क्या वाकई में इसने अपने पिता की हत्या की थी या नहीं की थी। लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीटली श्योर है कि उदयन ने ही अपने पिता की हत्या की थी, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पितृहंता कहा गया है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, पितृहंता कहा गया है, पितृहंता कहा गया है, पैट्रिसाइड कहा गया है। अब आप कहेंगे सर यही बात तो अजातशत्रु को भी कही गई है, लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि हु इज कॉल्ड पैट्रिसाइड, और ऑप्शन में दोनों रहें, ऑप्शन में दोनों रहें और किसी एक का पूछा गया है, तो आंसर आपका उदयन सही होगा। ठीक है, अदरवाइज दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो एक कर सकते हैं आप सब लोग। ठीक है, ओके। अब इससे जुड़े हुए दो एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। इसका धर्म क्या था, जैन धर्म, जैन धर्म मानता था, जैन धर्म मानता था, इस बात का ध्यान रखें, जैन धर्म मानता था। और कहते हैं कि पत्नी के कहने पर इसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। अब यहां पर अगला पॉइंट क्या आता है, और ये लास्ट पॉइंट ही होता है इसका, इसने पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, क्योंकि आप जानते हैं वो पाटलीग्राम था ना, उसी पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र में कन्वर्ट किया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना की, स्थापना की, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया, उसे राजधानी बनाया। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे नोट में क्या लिखेंगे, अभी नोट में आगे मैं बताऊंगा नोट में क्या क्या लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इसने क्या किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसके बाद गद्दी पर मुंड, अनिरुद्ध और नागदासक नाम के 3 राजा और गद्दी पर बैठे। यानी उदयन के बाद मुंड, मुंड के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद नागदासक, ये 3 राजा और गद्दी पर बैठे। लेकिन ये सब अपनों की ही हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ रहे थे, जिससे पटना की आम जनता बहुत परेशान थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदयन के बाद मुंड, अनिरुद्ध, नागदासक राजा हुए, राजा हुए। ठीक है, ये राजा हुए थे। ठीक, अब जब ये राजा हुए तो ये सभी लोग क्या कर रहे थे, अपनों की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहे थे। इससे क्या हुआ कि पटना या पाटलिपुत्र या आसपास के इलाकों की जो आम जनता थी वो इतनी नाराज थी, इनसे इतनी नाराज थी, इतनी परेशान थी कि जब ये अपनों के नहीं हो रहे हैं तो ये हमारे क्या होंगे, ये अपनों के नहीं हो रहे हैं तो ये हमारे क्या होंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि तमाम लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और ये कहा कि हमें एक ऐसे राजा की तलाश है जो अपने साथ साथ प्रजा के बारे में भी सोचे। ठीक है, अब यहां से कहानी क्या होती है, मोड़ लेती है। हुआ क्या, नागदासक के सेनापति शिशुनाग ने नागदासक की हत्या की, नागदासक के सेनापति शिशुनाग ने नागदासक की हत्या की और मगध की गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। और इसने क्या किया, नागवंश की स्थापना की, नागवंश की स्थापना की। साथियों ध्यान रखना, इसने क्या किया, नागवंश की स्थापना की। ठीक है, तो नागदासक का क्या है, ये शिशुनाग सेनापति है और इसने नागदासक की हत्या की क्योंकि लोग इससे परेशान थे। और इस चक्कर में क्या हुआ कि इसने लोगों की सहमति से राजा की हत्या की और खुद गद्दी पर बैठा और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम सब लोग क्या कहते हैं, नागवंश, या इसको हम कह सकते हैं शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। साथियों ये इनका संबंध जो है आप सब लोग जानते हैं, ये उड़ीसा, ध्यान रखना, उड़ीसा से संबंधित थे। ये
उड़ीसा से संबंधित थे ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये क्षत्रिय थे, ध्यान रखना क्या थे, क्षत्रिय, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्षत्रिय। यानी कि शेषनाग, और इसके पहले जो वंश था आपका हर्यक वंश, वो भी क्षत्रिय वंश है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, इसका फाउंडर जो है वो कौन है, फाउंडर जो है वो कौन है, शिशुनाग है, शिशुनाग है, कौन है, शिशुनाग है, ठीक है। और शिशुनाग ने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे इसका पॉइंट लिखेंगे, इसने राजधानी वैशाली बनाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, वैशाली बनाई। अब वैशाली क्यों बनाई बच्चों, क्योंकि पाटलिपुत्र में इतना षड्यंत्र हो चुका था, पाटलिपुत्र में इतना षड्यंत्र हो चुका था, इसने कहा कि इस षड्यंत्र से हमें दूर होना है, क्योंकि अगर हम इस षड्यंत्र से दूर नहीं होंगे तो फिर हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसने क्या किया, राजधानी को वैशाली बनाया। और एक बात का ध्यान रखना, प्रथम शासक ये क्या है, प्रथम राजा जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई उड़ीसा में, ठीक है ना, सिंचाई के लिए नहर बनवाई। साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास का ये पहला राजा ऐसा देखने को मिलता है जिसने क्या किया है, नहर बनवाया है। और सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे हैशटैग और स्टार के साथ लिखूंगा एक पॉइंट इसका, है ना, क्या लिखूंगा, हैशटैग और स्टार के साथ एक पॉइंट लिखूंगा, जिस राज्य को कोई ना जीत पाया वो ये जीत गया। इसने मतलब कौन, शेषनाग ने, ठीक है। इसने जो है उज्जैन पर विजय प्राप्त कर, उज्जैन या अवंतिका जिसको कहते हैं, उज्जैन पर विजय प्राप्त कर उसे मगध में मिलाया, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी उज्जैन पर विजय प्राप्त करने वाला जो राजा है वो कौन है, शेषनाग है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो शेषनाग, इसने राजधानी वैशाली बनाई, प्रथम राजा जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाई, इसने उज्जैन पर विजय प्राप्त कर उसे मगध में मिलाया। इतना पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसका एक बेटा आता है जिसका नाम होता है जी कालाशोक, है ना, इसका बेटा आता है जिसका नाम क्या आता है, कालाशोक। कहते हैं कि इसका रंग बहुत ही काला था, इसलिए इसको कालाशोक या इसको कहा जाता था काकवर्ण। काकवर्ण का मतलब होता है जिसका रंग कौवे जैसा हो, दैट वाज कालाशोक। कालाशोक के समय की सबसे बड़ी 2 उपलब्धि मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली उपलब्धि क्या है, दूसरी बौद्ध संगीति, ध्यान रखना, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में बुलाई। कब बुलाई, 383 बीसी में, आप सबको पता होगा, ठीक है। अध्यक्षता इसकी किसने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस संगीति में बौद्ध धर्म के 2 भाग बने थे, एक भाग बना था स्थविर और एक भाग बना था महासांगिक। और मैंने ये आपको बताया भी था, महासांगिक के प्रणेता कौन थे, ये थे महाकश्यप, और स्थविर के जो थे वो थे राहुल भद्र, ठीक है। अब यहां पर इतना पॉइंट आपका ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगला जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, इस बात का ध्यान रखें। इसने पुनः पाटलिपुत्र को क्या बनाया, राजधानी बनाया। यानी ये वैशाली से निकल के फिर कहां पहुंच गए, पाटलिपुत्र पहुंच गए। और पाटलिपुत्र जब पहुंचे तो इनकी भी क्या हुई, हत्या हो गई, हत्या हो गई, ठीक है, क्योंकि षड्यंत्र का धरती जो है वो क्या था, पाटलिपुत्र। अंतिम शासक जो हुआ था नंदीवर्धन, अंतिम शासक जो इस वंश का हुआ वो कौन था, नंदीवर्धन।
नंदीवर्धन। साथियों नंदीवर्धन अंतिम शासक था और इसके बारे में क्या आता है, इसका जो सेनापति है, सेनापति कौन था, इसका सेनापति था महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक है। और साथियों आप सब लोगों को पता होगा महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर मगध पर कब्जा किया, ठीक है, ओके। यानी यहां पे क्या हुआ, महापद्मनंद वॉज द कमांडर ऑफ नंदीवर्धन, ही किल्ड हिज किंग एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ मगध एम्पायर, ठीक है। इसने क्या किया, मगध पर इसने कब्जा किया और नंद वंश की स्थापना की, स्थापना की, ठीक है साथियों, ओके। तो ये हो जाता है नंद वंश की स्थापना की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका आ जाता है नंद वंश की इसने क्या किया है, स्थापना किया है, ठीक है। इतना पॉइंट आप सबको क्लियर हो रहा होगा। इसमें कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप सब लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आप एक बात ध्यान रखें, अगला जो आपका डायनेस्टी आ जाता है वो आपका आ जाता है नंद डायनेस्टी। ध्यान रखना, नंद डायनेस्टी यानी नंद वंश। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना, नंद वंश इन सारे वंशों में सबसे पावरफुल है। यानी कि जितने वंश अभी तक आप लोगों ने पढ़े, बेसिकली दो ही पढ़ा है आपने, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश, दो पढ़ा है। तो हर्यक और शिशुनाग में सबसे पावरफुल कौन आएगा, तीसरा जो आएगा वो नंद वंश आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि नंद वंश का जो एक्सपेंशन था वो बाकी इन दोनों डायनेस्टीज से बहुत ज़्यादा था। और कहीं ना कहीं महापद्मनंद के बारे में कहानी आती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सेना थी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास सेना होगी, ये दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। ये दो चीज़ जिसके पास होगी वो तो फिर राज करेगा, है ना। पैसा और पावर, पैसा और पावर जिसके पास होता है, लग्जरी अपने आप आ जाती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नंद एम्पायर के बारे में, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे नंद एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट डे टॉपिक होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है, ओके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे, तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।